नमस्कार, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से मनोविज्ञान परीक्षा विशेषांक का ये पहला वीडियो है। इसीलिए शुरुआत की है कि इसमें सिलेबस के जो मुख्य बिंदु हैं, जहाँ से डेफिनेटली प्रश्न आता है, वो हम रिवीजन करें, कवर करें उनको। आई होप आप लोगों का अच्छा साथ रहा, सपोर्ट रहा, अच्छे कमेंट्स रहे, तो ये सीरीज इतनी शानदार रहेगी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और आपको माइंडली भी चीज़ें याद हो जाएंगी। आइए डिस्कस करें। सबसे पहले देखो RT 2009, इसको मैं मुख्य परीक्षा के हिसाब से भी कभी ना कभी एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा जिसमें पूरा RT पढ़ेंगे 0 से 100% तक। लेकिन यहाँ पात्रता की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, यानी अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय, पात्रता में यहाँ से ही प्रश्न आएगा, तो उसी हिसाब से इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और कई बार यहाँ से प्रश्न भी आ जाता है। जैसे RT किस आयु तक के बच्चों की बात करता है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए 6 से लेकर 14 वर्ष तक। अच्छा, यहाँ कौन सी कक्षा का शिक्षण करवाया जाता है? पहली से लेके 8वीं तक का, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके बाद सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, क्या हमारे संविधान में भी ये चीज़ें उल्लेखित हैं? बिल्कुल उल्लेखित हैं। आप आर्टिकल 21 के भाग 3 का जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसमें 21 के आप पढ़ते हैं, वहाँ शिक्षा से संबंधित बातें हैं। इसी के साथ आप पढ़ते होंगे 11वां मौलिक कर्तव्य। इसी के साथ आप नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45, ये दोनों कब जोड़े गए थे? 86वां कब हुआ था? ये 2002 में। 2002 दो बातें याद रखिएगा। 21 का भाग 3 का जो आर्टिकल 21 का है, उसमें शिक्षा से संबंधित बात है। 51 कैम्प का जो 11वां आर्टिकल है, उसमें ये शिक्षा से संबंधित बातें हैं। 86वें संविधान संशोधन से ये चीज़ें जोड़ी गई हैं। और नीति निर्देशक तत्व का जो 45वां अनुच्छेद है, वो भी शिक्षा से संबंधित बात करता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। और यहाँ आपको प्रतिभा देवी पाटिल के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है। उसके एक दिन बाद यानी 27 तारीख को ये राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशन में, उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया था। 2019 के बाद धारा 370 हटी है, उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अपने राजस्थान में कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2011 से अपने राजस्थान अशोक जी गहलोत ने एक नियमावली बनाई थी। आपको पता है धारा 38 राज्य सरकार को RT के क्रियान्वयन हेतु ये नियम बनाने का अधिकार दिया है कि आप अपने राज्य में इसे लागू करने के लिए कुछ नियम बना सकते हो। तो ये नियमावली बनी थी 2011 में अशोक गहलोत के द्वारा। उसके बाद 1 अप्रैल को इसे लागू कर दिया गया था, मार्च में बनी थी वो। तो अब हम इसकी कुछ मुख्य धाराएं, सबसे बड़ा अध्याय है 4, इसमें धाराएं आएंगी आपकी 12 से लेकर 28 तक। तो इनमें क्या क्या विशेष चीज़ें हैं जहाँ से मुझे लगता है यहाँ से ही प्रश्न बनेगा। थोड़ा सा ट्रिकी वे में याद करेंगे। सबसे पहले देखो धारा 12 और सबसे लास्ट वाली धारा कौन सी है? 28। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक वर्ड, लिखेंगे निजी, और यही वर्ड लास्ट वाली पे लिखना है निजी। और इसी तरह इसी क्रम में आपको याद रखना है क्या होता है इस निजी से, मतलब क्या है। तो यहाँ तो है जो निजी विद्यालय हैं वहाँ पे कितनी सीटें आरक्षित हैं? 25% सीटें जो हैं गरीब परिवार के बच्चे हैं, चाहे SC का हो, ST का हो, MBC का हो, OBC का हो, किसी भी वर्ग का हो, विकलांग हो, चाहे उन बच्चों के लिए 25% सीटें निजी विद्यालयों में क्या है? आरक्षित हैं। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 12 का डबल करना है 24 होता है, लेकिन एक ज़्यादा करना है, 25% सीटें आरक्षित, इतना ही आपको याद रखना है। अच्छा, धारा 28 में इस निजी का मतलब क्या है? इस निजी का मतलब है निजी ट्यूशन। निजी ट्यूशन आप नहीं दे सकते। नेक्स्ट है धारा 13, और इस धारा 13 में देखो 3 लिखा है, तो 3 जैसी आकृति आप बनाएंगे। अनुवीक्षण प्रक्रिया, बहुत अच्छा वर्ड है ये, अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक। क्या होती है अनुवीक्षण प्रक्रिया? तो इसका मतलब होता है प्रवेश परीक्षा। आप बच्चे की प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते, ना उसके माता पिता की प्रवेश परीक्षा ले सकते, किसी प्रकार का कोई आप इंटरव्यू ले नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि निजी विद्यालय 25% सीटें आरक्षित कर रहे हैं, तो मान लीजिए ज़्यादा एडमिशन आ गई तो उसके हम वो कहते हैं ना कि माथो दे के एडमिशन ले लें, या उसके परिवार की अच्छे रिलेशन है तो उसको एडमिशन दे दें। ना ना, ऐसा काम कभी नहीं करना। प्रवेश परीक्षा आप ले नहीं सकते, वरना जुर्माना भी है इसमें 25,000 पहला जुर्माना, दोबारा ऐसा पाया गया 50,000, और तीसरी बार भी ऐसा पाया गया तो उसकी मान्यता क्या कर ली जाएगी? रद्द कर ली जाएगी। यह विशेष पॉइंट तो याद रखिएगा। धारा 13 में अनुवीक्षण प्रक्रिया पे रोक है।
आप फीस नहीं ले सकते, इसको हम कैपिटेशन फ़ी बोलते हैं, वो आप नहीं ले सकते। अगर ले ली तो उसका 10 गुना आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज़ आप विशेष ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है धारा 14, और इस धारा 14 में शब्द लिखा है आयु प्रमाण पत्र। एक शब्द है आयु प्रमाण पत्र। उसके अभाव में भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा। टीचर भले ही ये कह सकता है कि कोई आंगनवाड़ी की कोई प्रति है तो वो लेके आ जा, या फिर किसी दाई से कोई लिखित रजिस्टर में चीज़ें हैं तो वो लेके आ जा। और लास्ट हथियार ये बचता है कि उसके माता पिता ये कह दें कि ना तो आंगनवाड़ी है ना दाई के द्वारा लिखेडो है, मैं जो कह रहा हूँ वो ही तिथि लिख दो साहब, तो साहब मना नहीं करेगा, उस बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। इसीलिए तो भारत में 2-2 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ना, एक एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और एक माता पिता लिखवाते हैं वो, और मोस्टली जुलाई आती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। आयु प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। धारा 14। धारा 15 का डबल करो 30 सितंबर। पहले क्या होता था, 30 सितंबर तक एडमिशन लिए जाते थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो पूरे 70 पर्यंत एडमिशन चालू। जब भी बच्चे का मन हुआ स्कूल में चले जाओ, उसका एडमिशन हो जाएगा। पूरे साल भर एडमिशन चलेंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। धारा 15। अच्छा, धारा 16 इंपॉर्टेंट है साहब, धारा 16 इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण संशोधन भी इसमें हुआ है 2019 में। इसमें क्या है, नो डिटेंशन पॉलिसी, और इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है 2019 में। क्या था पहले कि बच्चे को हम फेल नहीं कर सकते। अब बच्चे को फेल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा अपने लिए भी, खुद के लिए भी और अपने भारत के लिए भी। तो इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है कि अब बच्चे को 1 साल के लिए रोका जा सकता है। ये अधिकार किसको दिया है, राज्य सरकार को दिया है, कि आप चाहे जैसे बच्चे की परीक्षा ले ली, फेल आ गया तो उसकी दोबारा परीक्षा लीजिए, फिर भी फेल आ रहा है, अब ये जो भार है वो राज्य सरकार पे डाल दिया कि अब थे देखो, इन आगे भेजो या एक क्लास और छोड़ो। तो ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है 2019, आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी। नेक्स्ट है धारा 17, और धारा 17 को हमेशा हम पढ़ते हैं। धारा 17 खतरा, अनुच्छेद 17 में भी ऐसा प्रस्तावना है, वहाँ भी खतरा है, तो यहाँ पे भी खतरा है। आप बच्चे को ना तो शारीरिक रूप से ना उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, कड़ी नज़र से भी नहीं देख सकते, ना उसे डंडे से मारपीट कर सकते हैं। बस बच्चे को मतलब बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही प्यार से उसको पढ़ाना है। किसी प्रकार की बच्चे को टेंशन नहीं होना चाहिए। धारा 17 याद रखिएगा। नेक्स्ट है धारा 18 और धारा 19। ये दोनों लगभग एक दूसरे से लिंक हैं। यहाँ ऊपर वाले में क्या लिखा है कि जो धारा 18 है इसमें लिखा है कि यदि आपके पास मान्यता नहीं है तो स्कूल आप नहीं चला सकते, बिना मान्यता के स्कूल आप नहीं चला सकते। और धारा 19 में क्या है, मान्यता संबंधी प्रावधान, यहाँ मान्यता संबंधी प्रावधान दे रखे हैं धारा 19 में कि ये प्रावधान होने चाहिए, खेल का ग्राउंड होना चाहिए, टॉयलेट वगैरह होना चाहिए, एचएम का एक कक्ष होना चाहिए, इतनी ये सारी चीज़ें कुछ विशेष चीज़ें हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि धारा 18 में मान्यता नहीं है तो आप स्कूल नहीं चला सकते। यदि आप करते हैं ऐसा, अगेंस्ट ऐसा काम करते हैं तो 10,000 रुपये पे पर डे के हिसाब से पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। ये चीज़ आप विशेष ध्यान में रखिए। और धारा 19 में एक चीज़ ये याद रखिएगा, एक L1 लिखूँगा, यहाँ पे L2 लिखूँगा। यहाँ पे कुल कार्य दिवस हैं आपके, जैसे L1 के लिए हैं 200 और यहाँ L2 के लिए हैं 220 दिन। ये पूरे साल के कार्य दिवस हैं। शिक्षण घंटे की बात करें तो यहाँ करेंगे हम 800 घंटे का शिक्षण होगा, और यहाँ हम बात करें तो आपका हो जाएगा 1000 घंटे, 1000 घंटे। ये चीज़ आप विशेष ध्यान में रखिएगा। यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों की जब बात करेंगे तो पूरे सत्र में 200 कार्य दिवस रहेगा, 800 घंटे हम कहेंगे। L2 की बात करें तो 220 दिन और 1000 घंटे, और सप्ताह की बात करें तो ये होंगे आपके 45 घंटे, प्लस उसमें तैयारी के भी शामिल है। तैयारी का मतलब अदर एक्टिविटीज़, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, या फिर बच्चे को अन्य
खेल से संबंधित अन्य क्रियाएं करा सकते हैं, तो वो एक सप्ताह के लिए 45 घंटे निर्धारित किया गया है। और ये प्रश्न तो बहुत बार आ रहा है, याद रखिएगा। धारा 20 में एक शब्द याद रखेंगे, केंद्र सरकार। किसी भी धारा में संशोधन का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन धारा 38 हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी राज्य सरकार को आरटी को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे 2011 में, मार्च 2011 में अपने राजस्थान में अशोक गहलोत ने नियमावली बनाई थी, तो ऐसे धारा 38 में हम नियम बनाने का अधिकार यहाँ राज्य सरकार को सौंपा गया है। लेकिन किसी भी धारा में संशोधन का अधिकार धारा 20 केंद्र सरकार को यहाँ दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा धारा 21, और धारा 21 में है एसएमसी और धारा 22 में है एसडीपी। दोनों ही नाम एक दूसरे से लिंक हैं, एक जैसे से लगते हैं, लेकिन ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। धारा 21 एसएमसी का गठन, इसमें कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। जैसे एसएमसी का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। इसकी बैठक कब होती है? अमावस्या को। वर्तमान की जो कार्यकारिणी है उसमें कितने सदस्य हैं? राजस्थान में 16 सदस्य हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 15 सदस्य हो सकते हैं। अभिभावक कितने हो सकते हैं? 75% हो सकते हैं। महिलाएं कितनी हो सकती हैं? 50% हो सकती हैं। कोरम कितना होता है? 1/3 होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं एसएमसी के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है। मोटा मोटी मैंने बता दी हैं। अब इनमें भी जैसे कुछ और चीज़ें हम बात करें तो इनमें जो सचिव होता है वो एचएम होता है। 2 सदस्य विधायक के द्वारा मनोनीत होते हैं। इसी के साथ 1 सदस्य SC/ST का होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप याद रखिएगा, एसएमसी का गठन। और धारा 22 में एसडीपी का गठन है। ये 3 वर्षीय कार्यक्रम होता है और 1-1 साल की इसमें 3 वर्ष की उपयोजनाएं शामिल होती हैं। तो एसएमसी धारा 21, एसडीपी धारा 22 ध्यान में रखिएगा। धारा 23 पात्रता या योग्यता का निर्धारण। पात्रता या योग्यता का निर्धारण, वेतन वगैरह, ये सारी चीज़ें एक शिक्षक के लिए धारा 23 में ये चीज़ें लिखी हैं। धारा 24 इंपॉर्टेंट है। धारा 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 24 में है शिक्षकों के दायित्व है। शिक्षकों के दायित्व है। धारा 10 हमने पढ़ी नहीं है, कभी हम पूरा इसको पढ़ेंगे। वहाँ हम देखेंगे माता पिता के दायित्व दे रखे हैं धारा 10 में। तो यहाँ धारा 24 इंपॉर्टेंट है और धारा 24 में शिक्षकों के दायित्व दे रखे हैं। मोटा मोटी याद रखिएगा 3 दायित्व। आप कभी टीचर बन जाते हैं तो सबसे पहला दायित्व है आपको डेली स्कूल आना है, समय पर क्या करवाना है? पाठ्यक्रम पूरा करवाना है, और उसके माता पिता को उस बच्चे की जो रिपोर्ट है वो आपको साझा करनी है। अन्य एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी आपको शामिल होना है। और इस आरटी के तहत जितने भी धाराएं हैं उन सब का आपको एक पालन करना है। ये कुछ दायित्व हैं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि धारा 24 में क्या है? शिक्षकों के दायित्व हैं। धारा 25 और धारा 25 इंपॉर्टेंट है। धारा 25 इसमें छात्र शिक्षक का अनुपात दे रखा है। तो हम बात करेंगे L1 के लिए और यहाँ पे हम बात करेंगे L2 के लिए। सामान्य आदर्श अनुपात है 1:30 और यहाँ L2 के लिए सामान्य आदर्श अनुपात है 1:35। 35 छात्रों पे 1 शिक्षक रहेगा। विशेष बात, यदि ये छात्र संख्या 200 प्लस हो जाए तो ये आदर्श अनुपात अब चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1:40 हो जाएगा। अब 1:40 हो जाएगा। ये चीज़ आप ये विशेष ध्यान में रखिएगा। अच्छा, 150 प्लस छात्र हो रहे हैं, 150 प्लस छात्र पे 1 HM नियुक्त किया जाएगा। L1 की बात कर रहे हैं। और L2 में 100 प्लस छात्र हो रहे हैं तो 1 HM लगाया जाएगा। 1 HM लगाया जाएगा। ये कुछ मोटा मोटी बातें हैं जो आपको लास्ट टाइम तक याद रखनी चाहिए। L1 के लिए आदर्श अनुपात कितना होगा? 1:30। L2 के लिए कितना होगा? 1:35। 1 HM L1 के लिए कब लगेगा? 150 प्लस विद्यार्थियों की संख्या होने पे। 200 प्लस हो रही है तो आदर्श अनुपात भी चेंज हो जाएगा। पे फिर 40 छात्रों पे 1 शिक्षक रहेगा। ये चीज़ आप ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है धारा 26 और धारा 26 में क्या लिखा है? किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त हैं तो फिर वहाँ पे पद भरने पड़ेंगे, वैकेंसियाँ आएंगी। ये चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा। धारा 26-10 ऐसे याद रखिएगा। जैसे मान लो किसी विद्यालय में 10 शिक्षक होने चाहिए और वहाँ पे उसका 10% एक खाली है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 से अधिक पद खाली हैं तो वहाँ पर फिर भर्ती करवाई जाएगी। ध्यान में रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट है धारा 27 और इम्पोर्टेंट है। धारा 27 में 3 बातें हैं।
कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं, तीनों याद रखनी है। एक है जनगणना, एक है आपका निर्वाचन और एक है आपका आपदा। एक शिक्षक को शिक्षा के अलावा यानी गैर शैक्षणिक कार्यों में इन 3 कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप कहीं भी नहीं लगा सकते। पहले प्लस पोलियो में भी लगाया जाता था, पहले तो बहुत कामों में लगाया जाता है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये 3 कार्य एक शिक्षक को सौंपे गए हैं। चूँकि शिक्षक ईमानदार है, कभी गलती कर ही नहीं सकता, बाकी तो भ्रष्ट है देश, लेकिन शिक्षक बहुत ईमानदार है। और आप तैयारी कर रहे हैं तो खुद पे लेके भी देख सकते हैं। जनगणना आप करवाएंगे, शिक्षक करवाएंगे, पूरे देश की एक शिक्षक पे टिकी है। निर्वाचन चुनाव जो करवाते हैं शिक्षक करवाते हैं। आपदा जैसे कोरोना आया था, शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी, तो याद रखिएगा धारा 23 में शिक्षकों के 3 काम हैं, जनगणना, निर्वाचन, आपदा। और धारा 28 मैंने बता दिया है, निजी ट्यूशन। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, धारा 12 25% सीटें आरक्षित हैं, इंपॉर्टेंट है। धारा 13 भी इंपॉर्टेंट है, अनुवीक्षण प्रक्रिया पे रोक। इसके अलावा नो डिटेंशन पॉलिसी धारा 16 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो धारा 19 है वो भी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। इसकी जो अनुसूची है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा धारा 21 इंपॉर्टेंट है ही है, धारा 24 इंपॉर्टेंट है और धारा 27 ये तो विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी मैंने बता दी हैं, 1-2 बार इस वीडियो को फिर से सुन लेंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आज का ये मनोविज्ञान परीक्षा विशेषांक RT 2009 को लेकर था। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों के अच्छे कमेंट्स रहे, चीज़ें समझ में आई, तो हम फिर से जो आकर्षक बिंदु हैं उनको लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।